डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है न्यायालय अवमानना होने पर न्यायालय की क्या प्रक्रिया होगी। न्यायालय किस प्रक्रिया का पालन करेगा, किस प्रक्रिया को फॉलो करेगा, ये आज के शीर्षक से आपको पता पड़ रहा होगा। तो न्यायालय अवमान की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो वो प्रक्रिया जो न्यायालय के समक्ष अपनाई जाएगी और एक वो प्रक्रिया जो न्यायालय के बाहर फॉलो होगी। तो न्यायालय के पहला है न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया। तो इस पे न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष अवमान के मामलों में प्रक्रिया को वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार धारा 14 ये कहती है, ऐसे न्यायालय जो स्वयं अपने विचार से यह प्रकट करते हैं कि कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति या सुनवाई में किए गए अवमान का दोषी है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को या तो कस्टडी में भेज देगा या न्यायालय उसी दिन उठने से पूर्व किसी भी समय पर तत्पश्चात यथाशीघ्र संभव उस अवमान के आरोप से लिखित रूप में जो अवमान करता है उसको सूचित करेगा, आरोप की प्रति उसको उसके बचाव के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक मौका देगा और ऐसा साक्ष्य जो जरूरी हो लेने व सुनवाई के पश्चात आरोप का अवधारण करेगा या ऐसे व्यक्ति के दंड या उन्मोचन करने के लिए ऐसा आदेश देगा जो उचित हो, न्याय संगत हो। फिर है दूसरा, इसमें अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अवमान में कौन सी प्रक्रिया लागू होगी। तो क्या यहां पर धारा 14 लागू होती है? तो इसका जवाब है नहीं। इसको स्पष्ट करते हुए क्लियर कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवमान के मामलों में न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा लागू नहीं होती। यहां पर धारा 228 आईपीसी जो यह कहती है कि न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का सासे अवमान वो तर्क संगत भी है, क्योंकि ये प्रक्रिया है अवमानना की, ये हो रही है न्यायालय के समक्ष। तो न्यायालय के समक्ष, जैसा कि धारा 228 के टाइटल से ही ज्ञात हो रहा है कि धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का सासे अपमान, तो उसके लिए अवमानकर्ता को दंडित किया जा सकता है। इसी के साथ धारा 228 की जो अवमानना कार्रवाई होगी उसमें किस प्रक्रिया का फॉलो किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया आपको, जैसा कि आपको पता ही है कि सीआरपीसी अपनी एक प्रोसीजर लॉ है और जो आईपीसी के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण करने के लिए भेद की गई है। तो वहां के सेक्शन 345 और 46 में न्यायालय अवमान की प्रक्रिया को काफी विस्तृत रूप से बताया गया है और आपकी पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। फिर अगला है इसमें दूसरा, वो है कि न्यायालय के बाहर अवमान की प्रक्रिया यानी कंटेम्प्ट आउटसाइड द कोर्ट्स। तो इसको प्रलक्षित अवमान भी कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव कंटेम्प्ट। कि इन मामलों में कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसके बारे में न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 15 को स्पष्ट करती है। धारा 15 के अनुसार इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में दांडिक अवमान के लिए कार्रवाई निम्न के द्वारा शुरू की जा सकेगी। जैसे पहला है न्यायालय के अपने स्वयं के समावेदन द्वारा या भारत के महान्यायवादी के समावेदन द्वारा या भारत के महान्यायवादी की लिखित सहमति पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा। ऐसे ही उच्च न्यायालय की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय में दांडिक अवमान के लिए कार्रवाई निम्न द्वारा शुरू की जा सकेगी, न्यायालय के स्वयं के समावेदन द्वारा या उस राज्य के महाधिवक्ता के समावेदन द्वारा या उस राज्य के महाधिवक्ता की लिखित सहमति से किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा। आपको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की प्रक्रिया से ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि यह आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका थोड़ा सा समावेदन, एक तो समावेदन की प्रक्रिया, कोई भी आवेदन किया जाता है समावेदन द्वारा ही किया जाता है और महान्यायवादी करेगा, स्वप्रेरणा से करता है। तो यह आपने सीआरपीसी के सेक्शन 4 से 6 और 4 से 7 में काफी
विस्तृत रूप से पढ़ा होगा, तो उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ आपको सिमिलरिटी थोड़ी दिखती है। फिर है अगला आपके अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। तो अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध कार्रवाई उस राज्य के उच्च न्यायालय में निम्न के द्वारा चलाई जा सकेगी। तो वो कौन कौन होंगे? या तो उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्देश पर या उस राज्य के महाधिवक्ता के समावेदन पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालय अवमान की प्रक्रिया में किस दो बिंदुओं के आधार पर इसको समझा जा सकता है। एक तो है न्यायालय के समक्ष और एक है न्यायालय के बाहर। न्यायालय के समक्ष जो अवमान होगा वो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 14 से गवर्न होगा, जबकि न्यायालय के बाहर का जो अवमान है वो धारा 15 से गवर्न होगा। न्यायालय के समक्ष अवमान दो भागों में फिर विभक्त है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष अवमान, जिस पर सेक्शन 14 लागू होता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवमान पर सेक्शन 14 लागू नहीं होता। वहां पे आईपीसी की धारा 2 से 28 और सीआरपीसी की धारा 3 से 45, 3 से 46 लागू होगी। जबकि न्यायालय के बाहर जो आवेदन होंगे वो महान्यायवादी, महाधिवक्ता या महान्यायवादी या महाधिवक्ता के लिखित सहमति के तत्पश्चात किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे या फिर स्वयं न्यायालय के द्वारा ही उन मामलों में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस प्रकार आपका न्यायालय अवमान का प्रक्रिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरा होता है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।